नमस्कार, देश हित में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो देश हित। मैं हूं सचिन। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा, यानी कि खबर जिनमें आपका हित इस देश का हित छुपा है। सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। पालघर में मॉब लिंचिंग पर गृह मंत्रालय ने मांगी महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ की मांग, हत्यारों पर कड़ी कार्रवाई हो। पालघर पर उद्धव ठाकरे का जवाब, कहा मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं, गलतफहमी का था, किसी दोषी को छोड़ेंगे नहीं। उद्धव ने कहा संतों की हत्या को लेकर आग लगाने की कोशिश ना की जाए, सीआईडी जांच कर रही है। फडणवीस ने कहा संतों का गुस्सा जायज है। संतों की हत्या में पालघर की एक एनसीपी और 3 सीपीएम नेताओं पर उठे सवाल। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने वीडियो शेयर करके हत्या में बताया शामिल। एनसीपी नेता काशीराम पर पालघर पुलिस की सफाई, कहा हिंसक भीड़ को समझाने बुझाने के लिए मौके पर लेकर गए थे जिला पंचायत सदस्य को। पालघर में 14 अप्रैल को भी हुई थी डॉक्टर की हत्या की कोशिश। 200 लोगों की भीड़ ने घेर लिया था। पुलिस के फिर भी अलर्ट ना रहने पर अब सवाल उठ रहे हैं। देश में कोरोना के मरीज बढ़कर 17,656 हो गए हैं। अब तक 559 की मौत। 24 घंटे में 1540 नए मामले और 40 ने दम तोड़ा। लॉकडाउन से बंदी देश को उम्मीद। 18 राज्यों में घटी है कोरोना संक्रमण दोगुने होने की रफ्तार। अब 3.5 दिन की बजाय 7.5 दिन में दोगुने हो रहे हैं मामले। लॉकडाउन से कोरोना फ्री जिलों की संख्या और बढ़ी। 23 राज्यों के 60 जिलों में 14 दिनों में कोरोना का कोई भी नया मरीज नहीं आया। गोवा के बाद मणिपुर कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला दूसरा राज्य। दोनों मरीज ठीक हुए हैं। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने जानकारी दे दी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक मुंबई, इंदौर और जयपुर में हालात गंभीर। केंद्र की टीम भेजने पर ममता ने उठाए सवाल, का संघीय ढांचे के खिलाफ कदम। महाराष्ट्र के मालेगांव में पाबंदी के बावजूद लॉकडाउन उल्लंघन। नूरानी मस्जिद इलाके में एक जनाजे के लिए जमा हुए सैकड़ों लोग। बेंगलुरु में मेडिकल टीम और पुलिस पर हमला करने वाले 5 लोगों पर एफआईआर और 54 गिरफ्तार। कल क्वारंटीन के लिए भेजी गई थी महानगर पालिका की टीम। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पिज्जा डिलीवरी बॉय के सभी 16 साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव है। ग्रेटर नोएडा में एक मरीज मिलने के बाद चेरी काउंटी सोसाइटी सील। लॉकडाउन की वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट देरी से अब खुलेंगे। अब 14 मई को केदारनाथ और 15 मई को बद्रीनाथ के खुलेंगे द्वार। भगोड़े विजय माल्या को बड़ा झटका। लंदन हाईकोर्ट ने खारिज की माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका। 9,000 करोड़ के घोटाले का है आरोप। 35 वर्ष के सुशील गिरी महाराज और 30 वर्ष के उनके ड्राइवर नीलेश यलगढ़ थे। दोनों साधु जूना अखाड़े से जुड़े थे। पालघर में 2 साधुओं की हत्या। क्या भारत की संत परंपरा के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है? आपने साधुओं की हत्या की खबरें देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो का पूरा सच शायद आपने नहीं देखा होगा। लेकिन आज सिर्फ 120 सेकंड में पूरा देश संतों की हत्या का एक एक सच देखेगा, क्योंकि संतों को न्याय दिलाने के लिए आपका सच जानना जरूरी है। जी न्यूज का प्रण, संतों को न्याय दिलाकर रहेंगे हम।
तो हैशटैग भी हमारा यही है, संतों के साथ देश, क्योंकि संतों को न्याय दिलवा कर रहेंगे हम। जो धर्म की ध्वजा लेकर के चले, उसके साथ अधर्म कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। ये पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हत्या का पूरा सच सिर्फ 120 सेकंड में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले, हत्या से पहले की एक बार आप कहानी को एक बार समझ लीजिए। दरअसल मुंबई में कांदिवली के आश्रम से दोनों संत ड्राइवर के साथ एक संत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सूरत जा रहे थे। अब सूरत जाने के लिए इन्होंने मुंबई से एक गाड़ी बुक की थी। यह गाड़ी मारुति इको वैन थी, जिसे नीलेश यलगड़े, जो कि उनका ड्राइवर था, वो चला रहा था। और लॉकडाउन की वजह से ड्राइवर ने मुंबई अहमदाबाद हाईवे की जगह अंदर के रास्तों से ही चलने का सुझाव दिया, क्योंकि लॉकडाउन है, अंदर का रास्ता बेहतर, ये सोचा समझा। मुंबई से इन्होंने करीब 130 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। 130 किलोमीटर, मुंबई के कांदिवली से 130 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। लेकिन 16 अप्रैल यानी कि गुरुवार, थर्सडे को, गुरुवार की रात को पालघर के गढ़चिंचले गांव में इन लोगों की गाड़ी को पहले तो घेर लिया गया, गाड़ी पर पथराव किया गया, फिर इन लोगों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और बाहर निकाल करके पीटा गया। पुलिस आई, पुलिस भी आई, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, पुलिस तो तमाशबीन बनी रही। पुलिस के सामने ही इन लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया। इस क्रूर घटना का पूरा सच अब आप सिर्फ 120 सेकंड में देख सकते हैं, सिर्फ 120 सेकंड में। 16 अप्रैल की रात, पालघर का इलाका और सड़क पर एक सफेद रंग की गाड़ी के चारों ओर हमलावर भीड़। इसी गाड़ी में एक ड्राइवर और 2 संत थे। भीड़ ने लाठी डंडों से गाड़ी में बैठे संतों पर हमला किया। थोड़ी देर बाद फॉरेस्ट विभाग की सूचना पर पालघर पुलिस पहुंची और उसके बाद इन संतों को पास में ही किसी दूसरी जगह पर ले गई। हालांकि इससे पहले भीड़ ने गाड़ी भी पलट दी थी। अब इससे आगे की कहानी इस वीडियो में है। इस वीडियो की शुरुआत में 3 पुलिस वाले दिख रहे हैं और नीचे जमीन पर बैठे साधु। चंद कदम की दूरी पर उन्मादी भीड़ है जो साधुओं की जान लेने पर आमादा है। इसके बाद पलटी हुई गाड़ी के पास से 2 और पुलिस वाले आगे बढ़ते दिखे। एक पुलिसकर्मी भीड़ के पास जाने लगा, शायद उसने लोगों को समझाने की कोशिश की। अब डरे सहमे दोनों संत एक एक कर अपने दाहिनी ओर जाने लगे। तभी भीड़ ने एक संत को पकड़ लिया और उन्हें मारने लगी। अब इन पुलिस वालों को देखिए, ये पुलिस वाले संतों को मार खाते देखते रहे, लेकिन इन्हें बचाने की बजाय पीठ दिखाकर धीरे धीरे भागने लगे। पुलिस वाले को भागता देख संत और ज्यादा डर गए। उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, उनका कंधा पकड़ा, लेकिन इस कायर डरपोक बुजदिल पुलिस वाले ने संत को धक्का दे दिया और भीड़ लाठी डंडे सरिया के साथ इस संत पर टूट पड़ी। लेकिन मौके पर दिख रहे 5 पुलिस वालों में से किसी ने संत को भीड़ से बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई, खाकी का फर्ज नहीं निभाया। इसके आगे की तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन अगला वीडियो जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उस वीडियो में दूसरे संत की हत्या के सबूत है। ये है तीसरा वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पुलिस का हाथ पकड़कर चलते हुए भी ये संत खुद को सुरक्षित नहीं मान रहे, ये बेहद डरे हुए हैं। पीछे से एक युवक ने संत को पांव से मारा, फिर दूसरी तरफ से उन पर लाठियां बरसाई गई, डंडे मारे गए, संत के सिर से खून बहने लगा। उसके बाद पुलिस पूरे दृश्य से बाहर हो गई और दिखती रह गई ये जानलेवा भीड़ और जमीन पर दम तोड़ते संत। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पता है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये खबर दब जाएगी, साधु संत हैं, उनकी मौत हो गई, इतना हंगामा थोड़ी ना होगा, साधु संत ही तो हैं। लेकिन जी न्यूज का प्रण है, संतों को इंसाफ हम दिलाकर रहेंगे, संतों के साथ पूरा देश। और इसी कड़ी में जी न्यूज के 5 सवाल संतों की निर्मम हत्या पर हम लोग सरकार और सिस्टम से पूछ रहे हैं। पहला सवाल यह कि पालघर में संतों की हत्या क्या सोची समझी साजिश है? क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा इंसिडेंट, यह पूरा वीडियो सामने आता है, इसमें साजिश के इनकार नहीं किया जा सकता। क्या भगवा के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र है ये? जी हां, सीधा सा सवाल, भगवा के खिलाफ क्या भारत में सबसे बड़ा षड्यंत्र? तीसरा सवाल यह कि संतों की हत्या का तमाशा क्यों देखती रही पुलिस वहां पर तमाशबीन क्यों बनी रही? और चौथा सवाल, आदिवासियों के नाम पर साजिश छिपाने की कोशिश है क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा है आदिवासी थे, तो आदिवासियों की आड़ लेकर लिंचिंग को, मॉब लिंचिंग को या हत्या को छुपाने की कोशिश है क्या? ये चौथा सवाल। वहीं 5वां सवाल यह कि लॉकडाउन में कहां से आई संतों की जान लेने वाली इतनी बड़ी भीड़? आपको बता दें, संतों की हत्या के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने 110 लोगों को पकड़ा है। संतों के हत्यारों को आप इस वीडियो में तो देख ही सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक ऐसा चेहरा भी है जो हत्या में
राजनीतिक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। राजनीतिक साजिश, जी हां, राजनीतिक साजिश। इस भीड़ का हिस्सा बने इस शख्स को आप देख रहे हैं, पीले और सफेद टी शर्ट में यह शख्स, इसका नाम है काशीनाथ चौधरी। काशीनाथ चौधरी इस शख्स का नाम। एनसीपी का नेता है। जी हां, शरद पवार की पार्टी के एनसीपी का नेता है और एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य है काशीनाथ चौधरी, जो इस वीडियो में नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो में जो नजर आ रहा है उसे पुलिस लेकर के गई, पूछताछ भी की गई, लेकिन उसके बाद से ही ये तमाम थ्योरी उठ रही है कि क्या ये सोची समझी साजिश थी भगवा के खिलाफ। लेकिन पालघर का भूगोल भी आप एक बार समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कहां पर यह वाकया हुआ। जनसंख्या है 30 लाख के करीब पालघर की। साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट है 66.65%। ये लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर। वहीं मुंबई से अगर पालघर की दूरी की बात करें तो 110 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और 2014 में पालघर महाराष्ट्र का 36वां डिस्ट्रिक्ट, 36वां जिला बना था। पालघर में कुल मिलाकर के 1008 गांव हैं और 477 हैं ग्राम पंचायतें। और पालघर गढ़चिंचले गांव में संतों की हत्या हुई है। गढ़चिंचले गांव 100% आदिवासी गांव है। गढ़चिंचले गांव डहाणू विधानसभा क्षेत्र में आता है। डहाणू, और यही डहाणू विधानसभा क्षेत्र है जहां से सीपीआईएम के विधायक है विनोद भिवा। विधायक यानी कि विनोद भिवा यहां से असेंबली से आते हैं। देखिए, पालघर मॉब लिंचिंग में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से फोन करके बात भी की है। उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपने के साथ ही यह तक कह दिया कि मॉब लिंचिंग की घटना को सांप्रदायिक जैसा कुछ नहीं है, आप इसे धार्मिक एंगल बिल्कुल मत दीजिए। लेकिन बीजेपी को उद्धव की इस बात पर जरा यकीन नहीं। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। देखिए, आपने आमतौर पर देखा होगा कि अपराधी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करता है, लेकिन यहां उल्टा ही हो गया। यहां पुलिस एक तरीके से सरेंडर की मुद्रा में नजर आई, आत्मसमर्पण की मुद्रा में नजर आई। इस वजह से जी न्यूज बार बार ये सवाल उठा रहा है कि बहुत सवाल खड़े होते हैं, कई लोगों को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, चुभते हैं ये सवाल। तभी तो हमने कहा कि ये घटना आती है थर्सडे को, बृहस्पतिवार को सामने। बहुत से लोगों ने ये भी सोचा होगा कि रविवार तक आते आते, सोमवार तक आते आते वो घटना दब जाएगी, लेकिन हमने जैसा कि आपको कहा पल पल की खबर वहीं ग्राउंड पर जाकर के आपको दिखाई है। उसे दबाने की अगर साजिश हो रही थी तो वहां से भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, पड़ताल की है और जी न्यूज ने इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। हमने सबसे पहले संतों की हत्या की खबर दिखाई, देश को जगाया और हमारे रिपोर्टर ने पालघर में पहुंचकर सच की पड़ताल की। और यही सच हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और आप इसे देख रहे हैं, आपको हम ये दिखा रहे हैं। मैं इस वक्त उसी गढ़चिंचोली गांव पर हूं जहां पर ये घटना घटी थी। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा घटना स्थल की। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जो गाड़ी थी उस गाड़ी को पहले पलटी किया गया और उसके बाद में जब यहां पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने गाड़ी में जो फंसे हुए लोग थे, जो दोनों साधु संत और उनका ड्राइवर, उन्हें बाहर निकाला और उसके बाद में जो है भीड़ ने फिर से हमला कर दिया। मैं आपको देखिए ये वो चौकी दिखाना चाहूंगा। ये वही चौकी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिसकी तस्वीर आपने वीडियो क्लिप में देखी थी कि एक 57 साल के जो एएसआई हैं वो उस बूढ़े साधु संत को इसी चौकी से बाहर निकाल गए थे और ठीक सामने यहाँ पर जो है पुलिस की गाड़ी उस वक्त खड़ी थी जिसमें वो बिठाने की कोशिश कर रहे थे। 2 लोग जो है पहले से यहाँ पर बैठ चुके थे, लेकिन जब तीसरे शख्स को बिठाने की कोशिश की जा रही थी तभी जो है भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया था। पूरा आदिवासियों से जो है घिरा हुआ ये इलाका है। बहुत ही जान पर खेल करके जो है यहाँ पर किसी तरीके से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए पत्थरों के साइज देखिए, इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो यहाँ पर जमा करके रखे हुए हैं। ये पत्थर अगर आप देखेंगे तो जिन पत्थरों से ये हमला किया गया है और उससे आपको अंदाजा लगेगा। यहाँ पर आपको ये लकड़ी काटी, इसके भी टुकड़े जो है आपको दिखाई देंगे जिससे जो है कहीं ना कहीं इन लोगों पर हमला किया गया। देखिए लकड़ी पर कील भी लगी हुई है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमला किया गया होगा तो कितना दर्दनाक, कितना खतरनाक जो है हमला किया गया होगा। हो सकता है कि ये सुनियोजित तरीके से लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी हो।
और आपको बताऊं सचिन, मैंने भी राकेश त्रिवेदी से बात करी थी जिस रिपोर्ट के बाद। राकेश ने मुझे एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि जब वो रिपोर्ट कर रहे थे वहां पर लोग कह रहे थे कि यहाँ पर ज़्यादा देर तक खड़ा होना सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाना जरूरी था, इसलिए एक तरीके से जान को जोखिम में डालकर ये रिपोर्ट राकेश त्रिवेदी ने हमारे आपके लिए यहाँ तक पहुंचाई। और ये तो अगर कोई आम दिन होता, अमन, अगर कोई आम दिन होता, ऐसी लिंचिंग होगी होती, तब इतने सवाल खड़ा होते हैं, पूरा देश खड़ा हो जाता है। और ये तो लॉकडाउन है, सब अंदर हैं, तो ऐसी भीड़ कहां से आ जाती है भैया। और एक और पहलू इसका आप देखिए, क्यों हम कह रहे हैं कि साजिश है, कि हत्या से 48 घंटे पहले भी एक घटना सामने आती है। 48 घंटे पहले इसी जगह से एक हमला पालघर में डॉक्टर की टीम पर होता है। अगर उस घटना से पुलिस ने शायद सबक ले लिया होता तो संतों की जान बच सकती थी। हेल्थ चेकअप करके हम लोग अपने घर लौट रहे थे, तब कुछ 200 लोगों ने सारनी गांव में हमारी गाड़ी को अड़ाया और हमारे गाड़ी पे हल्ला बोला। उस घटना स्थल से मैंने पुलिस को फोन किया था और इसी पुलिस स्टेशन से कुछ 2 पुलिस की गाड़ी, 10 पुलिस अधिकारी तुरंत वहां पहुंचे और किसी तरह हम हमारी जान बचा के वहां से निकल पाए। वहां गांव में चोर आए हैं ऐसी अफवाह फैलाई गई है और इसी अफवाह चलते लोगों में गलत फहमी है और इसी गलत फहमी का शिकार होके ये लोग कोई भी नया आदमी गाड़ी से आ रहा है जा रहा है उस पर हल्ला करते हैं। जी, हमने पहले कहा ना कि यह सवाल उठता है प्रशासन से, यह सवाल उठता है सरकार से। अगर 48 घंटे पहले संज्ञान ले लिया होता तो ये संतों की जान बच सकती थी। सिर्फ वहां से ग्राउंड रिपोर्ट खत्म नहीं होती, क्योंकि जी मीडिया की टीम मॉब लिंचिंग के शिकार हुए स्वामी सुशील गिरी के आश्रम भी पहुंची। और इस वक्त आश्रम में किस तरह का माहौल है, देखिए मुंबई से जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी की इस रिपोर्ट में। हमारे साथ जो 30 साल की युवा थे, जो दोनों महंतों को लेके पालघर से होते हुए सूरत जा रहे थे, उनकी माताजी भी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी है, उनकी बिटिया भी है उनकी। जब बेटा आपका निकला तो क्या बात हुई कि क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? कुछ नहीं, वो जा रहा था, मैंने उसको पूछा तू क्यों जा रहा है, तो बोले मम्मी तो उन लोग बुला रहे तो जा रहे हो, वो लोग का गाड़ी का ड्राइवर नहीं मिला था, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला तू पहले सोच ले, उसके बाद में आगे तू जाना। तो मेरा बेटा घर से बाहर निकला 10:30 बजे। मेरी बहन ने फोन किया उसको, क्या नीरज तू किधर है? तो मौसी मैं पालघर में अटक गया हूँ। पालघर में अटक गया तो पुलिस लोग मेरे को आगे जाने नहीं दे रहे। 8:30 बजे उसका बीवी ने फोन किया, नीरज तू किधर है? तो पूजा तू फोन ठेव, मैं 5 मिनट में तुला फोन कर दो। उसने उन्होंने कहा 5 मिनट में आप फोन रख दो, मैं 5 मिनट में आपको कॉल करता हूँ। उसने कॉल किया ही नहीं, तब से कॉल चालू था तो सुबह तक तो फोन उठाया ही नहीं। आपकी आखिरी बात और आखिरी मुलाकात नीलेश से क्या हुई थी? मेरी आखिरी बात 8:30 बजे रात को हुई थी और सुबह 9:30 10:30 बजे तक उनके साथ एक बार उनको देखा था, बस उसके बाद उनके साथ बातचीत नहीं हुई, ना उनको देखा था मैंने। ये खबर आप लोगों को कितने बजे पता चली? हमें ये खबर 17 तारीख को सवेरे 5 बजे पता चली। हाँ। कैसे पुलिस आई थी या किस तरह से हुआ था? पुलिस आई थी, नीलेश जी के भाई है, उनको बाहर बुला के सब बता के फिर हमें घर में पता चला। देखिए, जैसा कि बता रहे थे अमन कि वहां पर खतरा भी था, लेकिन लगातार हम इस घटना की रिपोर्टिंग करते रहेंगे, एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जिस वक्त वहां पर संत पहुंचे, उन्मादी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उस वक्त संत अगर किसी तरफ देख रहे थे कि कोई उन्हें बचा लेगा, तो वो देख रहे थे इस तस्वीर में अगर कोई दिख रहा है तो वो है पुलिस। देखिए 3 पुलिस वाले हैं, मतलब पुलिस वालों का लगभग सरेंडर हो गया था यहाँ पर। साधुओं का मर्डर, पुलिस का सरेंडर, मतलब 5 पुलिस वाले। सोचिए ऐसी क्या मजबूरी रही होगी पुलिस की कि पुलिस ने लगभग सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। पूरी पुलिस की टीम है, देखिए सचिन, 3 पुलिस वाले, 2 और पुलिस वाले, आधा दर्जन पुलिस वाले वहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक हवाई फायरिंग से यहां पर जान बचाई जा सकती थी, तो आखिरकार क्यों निष्क्रिय पुलिस यहां पर नजर? सचिन, एक लाठी भी नहीं चलाई, मतलब कोशिश भी की होती बचाने की। अगर कोशिश भी की होती तो शायद तस्वीर दूसरी हो जाती। मतलब एक तरफ आप देखें कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, पुलिस किस शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, और एक ये दूसरी तस्वीर की पुलिस की कैसे तमाशबीन बनी रही पुलिस, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। साधु का मर्डर और खाकी का सरेंडर एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं पुलिस से अंदाजा लगाया जा सकता है ये तस्वीर देख करके कि अगर भीड़, उन्मादी भीड़ ने संतों को घेरा, संतों ने पुलिस की तरफ देखा, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने वापस उसी भीड़ के हवाले कर दिया। वहीं अगर एक और संत की बात करें जिसने आज एक राजधर्म की बात कहें कि राजधर्म का उदाहरण दिया, तो वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के पिता का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया।
लेकिन क्या आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ ने ना तो अपने पिता के आखिरी दर्शन के लिए ही वो जा पाए, ना ही वो कल अपने पिता के अंतिम संस्कार में जा पाएंगे। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। हो सकता है आपको यकीन ना हो रहा हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ना अपने पिता के आखिरी दर्शन में जा पाए, ना ही कल वो अंतिम संस्कार में जा पाएंगे। पिता के संस्कार से बड़ा योगी का लॉकडाउन धर्म। योगी ने मां के नाम लिखी भावुक चिट्ठी। योगी को बैठक के दौरान मिली पिता के निधन की खबर। योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके क्योंकि उनके बीमार पिता एम्स में भर्ती थे और योगी यूपी में कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ रणनीति बना रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट ने एम्स में आखिरी सांस ली। योगी आदित्यनाथ को जब उनके पिता के निधन की खबर दी गई तब वो कोरोना से निपटने के लिए बैठक कर रहे थे, लेकिन योगी ने बैठक रोकी नहीं बल्कि बैठक जारी रखी। अधिकारी इससे पहले योगी की यात्रा का इंतजाम करते योगी ने तय किया कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नहीं जाएंगे। योगी ने अपनी मां को लिखी चिट्ठी में कहा कि अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वो मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ के लिए आऊंगा। आज वास्तव में बहुत ही दुखद समाचार है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का दिल्ली में स्वर्गवास हो गया। मैं इसके लिए पूरी सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। कुछ लोगों से शादी नहीं छूट रही लॉकडाउन में, योगी आदित्यनाथ ने पिता का अंतिम संस्कार छोड़ा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन है, जिसके चलते बड़ी संख्या में मजदूरों और बेसहारा लोगों को मदद करने हर सरकार अपने अपने स्तर पर लगातार बड़े और कड़े प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए डालने का ऐलान भी किया है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास 1,60,000 आवेदन आए। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने 23,000 से ज्यादा ऑटो, ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को सहायता मुहैया भी करा दी है। आवेदन के खाते लिंक है या नहीं, आधार वेरीफाई है या नहीं, इसके बाद ही डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा दिया जाता है। जो सहायता देनी थी दिल्ली सरकार को वो हमें मिल चुकी है। 5,000 जो बोल रहा था वो आ चुके हैं हमारे घर पे। गाड़ियाँ खड़ी हैं जो उसकी वजह से कुछ तो मिला है। अभी तो लॉकडाउन में वो चलवा नहीं सकते, कोई और नाम नहीं चला सकते। लगभग 20,000 के आसपास और एप्लीकेशंस वेरीफाई हो चुकी हैं। किसी भी टाइम उनके अकाउंट में भी ये पैसा पहुंच जाएगा। इस कोरोना जो महामारी है इसके दौरान बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है और ये जो 5,000 रुपये दिल्ली सरकार द्वारा दिया जा रहा है ये वाकई में उनको बहुत बेनिफिट होगा। जाहिर सी बात है, दिल्ली सरकार का इस वक्त कोरोना महामारी के वक्त बेहद सराहनीय कदम है। वहीं आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन पर एक लेख साझा किया है। इस लेख में पीएम मोदी ने जिक्र किया कि कैसे कोरोना काल में जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई, इस तरह से बदल गई है। पीएम मोदी ने लिखा है कि कोरोना कोई नस्ल, धर्म, जाति या रंग नहीं देखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट में एकता और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है और जरूरत जताते हुए लिखा है कि संकट अवसर लेकर के आता है, कोरोना भी ऐसा ही है। उन्होंने बताया कि कैसे न सिर्फ कोरोना से लड़ने के लिए पूरी दुनिया एकजुट है, बल्कि इस वायरस ने प्रोफेशनल जिंदगी को भी एक तरीके से बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में लिखा है कि वो नए बदलावों को अपना रहे हैं और आजकल घर नया ऑफिस और इंटरनेट नया मीटिंग रूम।
पीएम मोदी ने लिखा है कि दुनिया आजकल नए बिजनेस मॉडल की खोज में है। दुनिया नए बिजनेस मॉडल की खोज में है और युवा ऊर्जा से भरा भारत दुनिया को नया वर्क कल्चर दे सकता है। मतलब दुनिया को नया बिजनेस मॉडल देगा भारत। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश के साथ अपना संवाद आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम 4 संबोधन प्रधानमंत्री जो कि है वो ऑलरेडी आपने देखा है कि वो कर चुके हैं। इस दौरान लगातार सोशल मीडिया पर भी अलग अलग मंचों पर वो देश के लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, उन्हें सलाह भी देते रहते हैं और अपनी बात भी पहुंचाते रहे। पीएम मोदी ने अंग्रेजी अल्फाबेट के 5 वॉवल्स यानी कि AIOU के जरिए नए बिजनेस और वर्क कल्चर के जरूरी बिंदुओं का भी जिक्र किया है। इनके जरिए पीएम मोदी ने नए बिजनेस मॉडल्स की रूपरेखा बताई। इसके मुताबिक ए से अडेप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलता, ई से एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, ई से इक्विवेलेंसी यानी कि समावेशिता, आई से और ओ से अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, और यू से यूनिवर्सलिज्म यानी कि सार्वभौमिकता। प्रधानमंत्री मोदी इसे इन वॉवल्स ऑफ न्यू नॉर्मल कहते हैं। गोवा, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में समंदर के बीचेस और उनकी तस्वीर ही उभरती हुई सामने आ जाती है। सैलानी सामने आते हैं और गोवा अपनी मस्ती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कोरोना संकट काल में गोवा की चर्चा हो रही है। आपको बता दें, गोवा भले ही छोटा राज्य है लेकिन उसने कोरोना पर विजय हासिल कर ली है। कोरोना मुक्त राज्य गोवा की विजय इसलिए भी बड़ी है क्योंकि गोवा में देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। उस वक्त भी काफी सैलानी वहां पर थे। इसके बावजूद कोरोना पर काबू पा लिया गोवा ने। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है और आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच गोवा ने देश के सामने मिसाल पेश की है। गोवा देश का ऐसा राज्य बन गया है जो कोरोना वायरस से पूरी तरह से उबर गया है। यानी आसान शब्दों में कहें तो गोवा कोरोना फ्री हो गया। गोवा में 7 कोरोना संक्रमित मरीज थे जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीते 3 अप्रैल से गोवा में एक भी नया कोरोना संक्रमित मरीज नहीं आया है। गोवा भले ही एक छोटा सा राज्य है लेकिन उसकी यह उपलब्धि इस लिहाज से बड़ी है क्योंकि गोवा में बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी आते हैं और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना महामारी पूरे देश में सबसे तेजी से फैल रही है। इसके बावजूद गोवा ने कोरोना को काबू में करने में कमाल कर दिया है। कोरोना को काबू में करने के लिए गोवा ने कई कदम उठाए। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद गोवा ने लॉकडाउन लागू करने का इंतजार नहीं किया। गोवा ने 23 और 24 मार्च के लिए जनता कर्फ्यू ही बढ़ा दिया। देश में 25 मार्च रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू हुआ था। गोवा में कोरोना के जो भी मरीज मिले उनसे फर्स्ट कांटेक्ट और सेकंड कांटेक्ट को क्वारंटाइन किया गया। 22 मार्च के बाद गोवा आने वाले हर शख्स को क्वारंटाइन किया गया। 22 तारीख में जो लोग गोवा में एंटर हुए उन सभी लोगों को हमने क्वारंटाइन सेंटर में रखा, होम क्वारंटाइन किया। जो मरीज के कांटेक्ट में आए, फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट, ऐसे 200 लोगों को हमने पूरा टेस्टिंग कर दिया और उनको क्वारंटाइन रखा। इसका फायदा अच्छी तरह से हुआ। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले अलग कोविड अस्पताल बनाया। इसके अलावा राज्य के पैथोलॉजिस्ट को पुणे में कोरोना की जांच करने की ट्रेनिंग दिलाई गई। राज्य की 2 टीमों ने पुणे में ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग करके लौटे पैथोलॉजिस्ट ने राज्य में कोरोना की जांच की। पहले तो हमने कोविड हॉस्पिटल सेपरेटली एस्टैब्लिश किया स्टेट में। हमने खुद की पैथो लैब एस्टैब्लिश की। हमारे खुद की डॉक्टर्स की टीम पुणे जाके ट्रेनिंग ले सके और 2 टीम हमें ट्रेनिंग लेके पुणे से आए और उसका भी फायदा हमें बहुत ज्यादा हुआ। गोवा साल भर देश विदेश के सैलानियों से गुलजार रहता है। ऐसे हालात में गोवा पर कोरोना का खतरा किसी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा था, लेकिन समय से पहले रणनीति, चुस्त प्रशासन और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत की बदौलत ही गोवा ने कोरोना को मात दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये वाकई काबिल तारीफ है। गोवा को कोरोना फ्री करने में बड़ी भूमिका निभाई है गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शिवानंद बांडेकर ने। सुनिए कैसे गोवा को कोरोना मुक्त बना दिया। We had a meeting with all the physicians and IMA doctors of Goa where we had drawn a protocol for the treatment of positive cases and patients who come with bilateral pneumonia secondary to COVID. This was our main point or main part of the success in converting these positive cases into negative cases. It has been a teamwork of our state leaders, my doctors team, nurses and all the staff of Goa Medical College
who worked unanimously, who worked with one voice. तो गोवा देश का पहला ऐसा राज्य है जो कि कोरोना मुक्त हो गया। पहले के बाद दूसरा भी एक राज्य आ गया जो कि कोरोना मुक्त हुआ, वो है मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने ये जानकारी दी है। मणिपुर के दोनों कोरोना मरीज अब हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। देश के 60 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। 60 जिलों में पिछले 14 दिन से कोई नया केस नहीं आया। लॉकडाउन का फायदा हो रहा है। और महामारी जब बड़ी होती है तो एक एक सफलता भी जब मिलती है ना तो उसमें खुशी ज्यादा होती है, क्योंकि अमेरिका में तो कोरोना की महामारी जैसे अभी काबू में आ ही नहीं रही है, इतनी तेजी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 40,000 के करीब संख्या पहुंच चुकी है मरने वालों की। 40,000। देश में संक्रमण नहीं रोक पाने को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप थोड़े वो बहुत परेशान हो रहे हैं। उन पर भी सवाल भी उठ रहे हैं एक तरीके से। एक पत्रकार ने सवाल पूछा और पत्रकार ने जब सवाल पूछा तो इससे पहले भी ऐसे केसेस आए जब पत्रकार सवाल पूछते हैं वो बौखला जाते हैं। एक बार फिर से ऐसा हुआ पिछले 15 दिनों में। एक बार फिर से ट्रंप से जब सवाल पूछा गया उन्होंने गुस्सा किस पर निकाल दिया? जर्नलिस्ट पर। हालांकि पूरी दुनिया सवाल उठा रही, लेकिन जब पत्रकार ने थोड़ी सी आवाज ऊंची करने की कोशिश की तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कीप योर वॉइस डाउन, अपनी आवाज नीची करिए। पूरी दुनिया को इस बात का शक है कि कोरोना का खलनायक चीन। कोई देश दबी जुबान में या कोई देश खोलकर चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है, मुखालफत कर रहा है, खिलाफत में खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे से ही पूरी दुनिया चीन के खिलाफ अब जाकर एकजुट होती नजर आ रही है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका कोरोना का सबसे बड़ा शिकार हो चुका है। अमेरिका ने कोरोना को लेकर के ऑपरेशन चीन की अब तैयारी शुरू कर दी। तो असर तो चीन पर भी पड़ा है ना। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चीन तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन चीन नॉर्मलसी पर लौट रहा है, लेकिन लोग वहां पर सब कुछ नॉर्मल होने को तैयार नहीं है। चीन में टैक्सी की बुकिंग घट गई है। चीन में ऑनलाइन कैब बुकिंग में 85% की कमी आ गई है। और ये ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की रिपोर्ट है कि कोरोना के डर से टैक्सी की आदत चीन के लोगों ने छोड़ दी है। टैक्सी बुक नहीं कर रहे वहां पर लोग। टैक्सी बुकिंग कम होने से बीजिंग में ट्रैफिक जाम कम हो गया है। आने जाने के लिए अब पर्सनल कार का ही इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर लोग। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जब जब इंसानियत और मदद की बात आती है तो सिख समुदाय हमेशा हमने देखा है मदद के लिए हमेशा आगे आता है। और तभी कहा जाता है कि वंडना तो मिलकर छकड़। देखिए, देश को जब भी कभी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, आपने हमेशा देखा होगा, तब तक सिख समुदाय ने आगे पहल कर लोगों की मदद की है। और इस बार भी कोरोना काल में जब देश पर संकट आया तो दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे समेत कुल 5 गुरुद्वारों से रोजाना 1 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि कभी कभी ये 1,65,000 तक भी पहुंचा है। 1,00,000, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक लोगों को पर डे खाना खिलाया गया है गुरुद्वारों से। कोरोना पर इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में आज सेवा भाव की सबसे बड़ी मिसाल। आज जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस तस्वीर में सेवा भाव, सब कुछ बंद है, मंदिर बंद हैं, गुरुद्वारों में लोगों का आना बंद है। लेकिन आप भी जानते हैं पूरी दुनिया में सिख समुदाय इस बात के लिए जाना जाता है कि जब भी सिर्फ देश नहीं दुनिया एक कठिन दौर से गुजरी है, सिख आगे आए हैं। उन्होंने दुनिया को थामा है, लोगों को थामा है। 600 किलो दाल, 1100 किलो चावल, 1200 साढ़े 1200 किलो आटा एक वक्त में एक टाइम में यहाँ पे बनता है। और ये खाली एक गुरुद्वारा है। आज मानवता की सेवा सबसे बड़ी वो कर रहे हैं और उन देवता रूप लोगों को देवता की तरह ट्रीट भी करना चाहिए सब देशवासियों को। इसकी चिंता भी हमने करी। हमें खुद पता नहीं ये कैसे चल रहा है, हमें नहीं पता। हम जब सुबह आते हैं हमें पता चलता है जी आज 5 ट्रक ये आगे, 4 ट्रक ये छोड़ गए। हम कहते हैं भाई कौन दे के गया? वो मना कर रहे हैं नाम बताने से, हमें नहीं पता। और यही है सिख की तेरी बढ़िया। तो देश कोरोना के इस मुश्किल दौर में अगर एकजुट होकर लड़ रहा है और इस मुश्किल लड़ाई में विजयी होकर निकलने की तैयारी कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका है कोरोना वॉरियर्स की, कोरोना फाइटर्स की। जो सड़कों पर है आप जानते हैं, ऐसे ही एक कोरोना फाइटर हैं धूली चौधरी। धूली चौधरी अपने 8 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी धर्म निभा रही हैं। 8 महीने के बच्चे के साथ और छोटे बच्चों के साथ मां होने का फर्ज भी वो पूरा अदा कर रही हैं, छोटे बच्चे को साथ रखकर। कोरोना फाइटर के जज्बे को सलाम। 8 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी, यही वो जज्बा और समर्पण है जिसकी वजह से हमारा देश मिलकर कोरोना को हराने के लिए तैयार है। देखिए राजस्थान के पाली जिले की ये तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर किसी भी मां का कलेजा पसीज जाए, लेकिन इस मां की हिम्मत की दाद दीजिए। ये है महिला कांस्टेबल धूली चौधरी, राजस्थान पुलिस की होनहार पुलिसकर्मी। एक तरफ कोरोना काल में ड्यूटी भी करनी है और बच्चे को भी संभालना है, लिहाजा धोली अपने बच्चे को साथ रखकर अपना फर्ज निभा रही हैं।
अभी जो वर्तमान में जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना, इसके बारे में लोगों को समझाना, लोगों को जागरूक करना, ये मेरा दायित्व है और मैं बेखूबी निभा रही हूँ। बाड़मेर जिले के छोटू गांव की धोली चौधरी पाली के खिंवाड़ा थाने में पिछले 3 वर्ष से तैनात हैं। ऐसे कोरोना फाइटर्स को जी न्यूज सलाम करता है, जो इन मुश्किल हालात में अपनी ड्यूटी का धर्म निभा रहे हैं। कोरोना के इस दौर में खाकी के मानवीय चेहरे की भी तस्वीरें रोजाना सामने आती हैं। हम रोज आपको दिखाते हैं। बिहार के मोतिहारी से तस्वीरें देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर, अच्छी तस्वीर, प्यारी तस्वीर। 7 साल के बच्चे शौर्य के लिए बर्थडे केक लेकर पहुंची बिहार पुलिस। शौर्य नाम का ये बच्चा था, अपने मामा के घर आया हुआ था, लॉकडाउन था, अब केक तो पहुंच नहीं सकता था, लेकिन खाकी यानी कि पुलिस केक न केवल लेकर के पहुंची बल्कि हैप्पी बर्थडे के लिए क्लैप भी किया। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस लोगों के साथ दोस्त की तरह पेश आ रही है। बढ़िया से हैप्पी बर्थडे।